दिख रहा है? हेलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4। आज पॉलिटी का पार्ट 4 पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे बोलते हैं डीपीएस। इसमें आर्टिकल आते हैं 36 टू 51। 35 आर्टिकल तक हम पढ़ चुके हैं, जो कि पार्ट 3 था। अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से 51 तक। इसमें सबसे पहले एम होता है किस चीज का? टू मेक वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट से मतलब क्या है? एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। ठीक है, इसका महत्व होता है। कहते हैं जो डीपीएसपी है, ये हमने किससे लिया है? लिखते चलना आप लोग। डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, तो अगर कह सकते हैं हम स्पेन से लिया है। तो डीपीएसपी हमने सबसे पहले कहाँ से अडॉप्ट किया है? आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से अडॉप्ट किया है? आयरलैंड से। इसको लिख लो, इट इज टेकन फ्रॉम या अडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड। संविधान के भाग 4 में यानी पार्ट 4 में हम क्या पढ़ते हैं? डीपीएसपी पढ़ते हैं। इसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जो राज्य, जो हमने राज्य पढ़ा था, राज्य की डेफिनेशन क्या है? राज्य वो चीज, जैसे जो हमने क्या पढ़ा था, राज्य क्या है? जैसे केंद्र सरकार या गवर्नमेंट या एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये सब राज्य में आती है, जो अपने नियम कानून खुद बनाती हैं, अपने लोगों को क्या देती है? जॉब प्रोवाइड करती हैं, या फिर उनके लिए कोई भी कानून जो भी फॉर्म करती हैं। जैसे एक स्कूल भी होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ कानून रहते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ के लॉज रहते हैं जिसको आप फॉलो करते हो। सेम इसी तरह डीपीएसपी भी है। इससे पहले जो हमने पार्ट पढ़ा था, वो किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स थे हमारे लिए, है ना। लेकिन ये जो पार्ट 4 है, वो राइट्स किसके लिए हैं? ये राज्य को क्या देता है? राइट्स देता है, जो क्या बताते हैं? राज्य के। इसके लिए पिछले वाला हमने पढ़ा था, उसके लिए आप क्या करते थे? कोर्ट जा सकते थे। लेकिन ये जो पार्ट है, पार्ट 4, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। पार्ट 4 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 36। तो हमने सबसे पहले तो ये जाना कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका एम क्या है। इसका एम है एक ऐसे राज्य की स्थापना करना, एक ऐसा स्टेट बनाना जो कैसा हो? लोक कल्याणकारी राज्य हो। ठीक है, लोक कल्याणकारी यानी जिसमें सबका हित हो, इसमें सबका हित हो, वो कहलाता है लोक कल्याणकारी। अब पार्ट आर्टिकल 36 देखो। आर्टिकल 36 बताता है डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डेफिनेशन कैसी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल की डेफिनेशंस बताता है, यानी राज्य के जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनको डिफाइन करता है, उनको बताता है कि किस तरीके से वो लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, किस तरीके से लोग उस पर काम करेंगे। ये डेफिनेशन कौन बताता है? डीपीएसपी बताता है। राज्य की परिभाषा, हमने आर्टिकल पढ़ा है, राज्य का मतलब क्या है?
यहाँ पे राज्य का मतलब किसी भी स्टेट से नहीं है, बल्कि वो जो हमने आर्टिकल 32 से पहले पढ़े थे कि राज्य की परिभाषा क्या है, किस किस को राज्य बोला गया है, जो अपने कानून खुद बनाते हैं वो इधर राज्य कहे जाएंगे। तो आर्टिकल 36 हमें बताता है डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 लिखता है नो वन कैन गो इन अ कोर्ट अगेंस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दीज आर टोटली डिपेंड्स अपॉन स्टेट। कि कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता इसके खिलाफ, ये पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर करते हैं। अब ये निर्भर कैसे करते हैं, यानी आप को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये कैसे निर्भर करेंगे कि अगर जैसे गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, जैसे गरीब कल्याण के लिए योजना निकाली कि वो सबको फ्री राशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन मान लो करते हैं या कुछ कम ज्यादा करते हैं, तो उसके आ सकते हैं गेहूं की जगह चावल देंगे या चावल की जगह गेहूं देंगे, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो आर्टिकल 37 हमें बताता है नो वन कैन गो इन अ कोर्ट अगेंस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दीज आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन स्टेट। ठीक है, ये किस पर निर्भर है, राज्य पर निर्भर है, उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वो किस तरह का आपको देना चाहेगा, किस तरह का आपको चीजें प्रोवाइड कर पा रहे। पहले क्या है, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है ना, कि सबके लिए समान चीजें उपलब्ध करा सके। इसलिए ये डीपीएसपी इसमें रखा गया कि सबके लिए धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास काम होते जाए, रिसोर्सेज होते जाए, तो सबके कल्याण के लिए हमको कार्य करना। ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था आर्टिकल पार्ट 3 में कि हम इसके खिलाफ, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो हम कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन ये जो डीपीएसपी है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये पूरी तरह राज्य पर निर्भर करते हैं। राज्य चाहेंगे तो इन चीजों को फॉलो करेंगे और आपके लिए कुछ योजना बना सकेंगे, लेकिन अगर राज्य चाहेंगे तो उनको फॉलो नहीं कर सकते, और ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 38 पे। आर्टिकल 38 हमको क्या बताता है, द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द सिटीजन। क्या बताता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वे नागरिकों के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। अब राजनीतिक कार्यक्रम कैसे, जो राजनीति से रिलेटेड हो, जैसे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कोई भी अपनी पार्टी फॉर्म कर सकते हो, आप अपना स्टूडेंट यूनियन बना सकते हो, है ना, किसी भी चीज के लिए। अब इकोनॉमिकल वेलफेयर कैसे होगा, सोशल वेलफेयर, तो जैसे जो एससी या एसटी क्लास के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको क्या करना है, इक्वल राइट्स देना है। उनको नीचे जो एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनको क्या करना है, उनको क्या करते हैं, कम कीमत पे फॉर्म उपलब्ध कराते हैं ताकि वो भी समाज में आगे बढ़ सके, है ना। और सोशल हो गया, ये इकोनॉमिकल रूप से हो गया कि वो लोग कम पैसों में क्या करते हैं, चीजें उपलब्ध कराते हैं। और इकोनॉमिकल में ये आ गया। अब सोशल में कैसे, ऐसी ऐसी कैटेगरी को हर चीज में थोड़ा थोड़ा बेनिफिट देते हैं ताकि वो भी समान रूप से अपना जीवन यापन कर सके। तो ये क्या है, आर्टिकल 38 बताता है कि ये स्टेट की क्या है, ड्यूटी है कि वो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए लोगों के काम के लिए कर सके। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और लाइन है, इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। क्या बताता है ये, कि ये ड्यूटी है स्टेट की टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। मिनिमाइज कैसे कर सके, कि किसी को भी अगर एक पद पर रखा गया है तो उसको समान वेतन दिया जाए, ये नहीं कि आप उसमें भेदभाव करो और उसको कम पैसे दो। तो ये क्या बताते हैं, इनइक्वालिटीज बताता है कि आपको इनकम में इनइक्वालिटीज नहीं रखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 39 पे। दिस आर्टिकल डिफाइंस, इसमें डिफरेंस लिख किया है, इसको डिफाइंस कर लेना। दिस आर्टिकल डिफाइंस द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट। क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है, राज्य की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य का क्या समाज के प्रति कर्तव्य है। सबसे नंबर 1 पे बताता है टू प्रोवाइड प्रॉपर रिसोर्सेज टू द सिटीजन। ये क्या बताता है कि नागरिकों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना। पर्याप्त संसाधन क्या होंगे,
कि जो सबके लिए जरूरी है, जैसे गेहूं चावल। कोरोना में हमने देखा कि किस तरीके से लोगों के ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर आया, सबकी जॉबें नहीं रही, तो गवर्नमेंट ने अपनी योजनाएं चलाई और गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको इक्वल रूप से स्टेट की तरफ से भी और सेंट्रल की तरफ से भी राशन प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉपर रिसोर्सेज प्रदान करना। नेक्स्ट नंबर 2, टू प्रोवाइड पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड सर्विस, टू प्रोवाइड पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड रिसोर्सेज, प्रॉपर्टीज एंड सर्विस टू द सिटीजन। नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति एवं सेवाएं प्रदान करना। अब सार्वजनिक संपत्ति कैसे प्रदान करेंगे हम, सार्वजनिक संपत्ति एवं सेवाएं प्रदान करना। सार्वजनिक संपत्ति यानी जहाँ पे भी आप जाना चाहो आप खुले और फ्री होकर जा सकते हो। जैसे उस दिन भी बताया था, आप कहीं पे भी जाना चाहो, किसी के भी साथ जाना चाहो तो आप वहां जा सकते हो। जो सुविधाएं एक व्यक्ति को या अच्छे कैटेगरी के लोगों को मिलेगी या फिर जनरल कैटेगरी के लोगों को मिलेगी, वही एससी और एसटी सभी के लिए इक्वल रूप से मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, टू प्रोवाइड इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। अब महिला और पुरुष दोनों को समान कार्यों के लिए समान वेतन उपलब्ध कराना। अब अगर किसी टीचर को अपॉइंट किया गया है और वो दोनों जन मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों को ही आपको इक्वल पैसे देने पड़ेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराना पड़ेगा। आप वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं कर सकते कि यहाँ लड़की है तो उसे कम दे दिया या लड़का है तो उसे ज़्यादा दे। हाँ, अगर कोई ड्राइंग का टीचर है और कोई मैथ्स या फिजिक्स पढ़ा रहा है तो आप उस जगह क्या कर सकते हो, कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैथ्स के टीचर या फिजिक्स साइंस के टीचर को ज़्यादा पेमेंट मिलती है ना, इसके ड्राइंग के टीचर के अलावा। अच्छा, उसमें हमने एक चीज़ और पढ़ी कि अगर जैसे कोई क्या है, परमानेंट टीचर है और कोई संविदा पे रखा गया है, नहीं शॉर्ट बेसिस पे रखा गया है, तो उसको भी क्या होता है, कम चीज़ें मिलती है। जो परमानेंट टीचर है उसको कम से कम 60,000 पेमेंट मिलती है, और जो वैसे संविदा वगैरह पर रखा गया है, थोड़े समय के लिए रखा गया है, उसकी पेमेंट कम होगी। तो ये नंबर 3 जो आर्टिकल 39 में है, जो पॉइंट्स है, जो सामाजिक हमारे कर्तव्य बताते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं किसके, ये पूरी जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ रहे हैं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी की सारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये स्टेट हमको प्रोवाइड करा रहा है, और स्टेट क्या है, वो जो हमको जॉब दे रहा है, जो हमको चीजें प्रोवाइड कराता है। स्टेट की परिभाषा हमने आगे के पार्ट में पढ़ी है। नेक्स्ट नंबर 4, टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स। अब नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करना। ठीक है, आपने देखा है सरकार क्या करती है नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, कभी आयुष मंत्रालय खोलती है, जगह जगह कैंप लगाती है ना, और जगह जगह आपको फ्री में क्या है, कुछ कैंप लगा के नेत्र चेकअप हो रहा है आपका ना, आई साइट चेक हो रहे हैं, तो ये सब चेकिंग करती है, ये तो हेल्थ प्रोवाइड करती है। अभी कोरोना में भी आपने देखा जगह जगह कैंप लगे थे, वैक्सीनेशन हुआ, तो ये क्या है, टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द सिटीजन, ये नागरिकों की स्वास्थ्य की देखभाल करना इसके अंतर्गत आता है। नंबर 5, टू प्रोवाइड हैप्पी एनवायरनमेंट फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। आप हैप्पी एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, ताकि बच्चों, आपने देखा है महिलाओं के लिए अलग से गवर्नमेंट बनाती है और बच्चों के लिए भी बनाती है, छोटी छोटी योजनाएं लेके आती है कि उनको पढ़ाना है, कि यहाँ पे आज पोलियो का टीका लग रहा है, या फिर उनको किसी और चीज़ का वैक्सीनेशन हो रहा है, तो स्कूलों में आजकल वैक्सीनेशन हो रहा है। तो ये क्या करती है, प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, किसके लिए, वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 39A। आर्टिकल 30 यहाँ जो बी या जो एक्स्ट्रा जोड़ता है, जो ए लिखा रहता है या हिंदी में काका गागा लिखा रहता है, इसका मतलब होता है ये आर्टिकल बाद में जोड़े गए हैं, ये पहले नहीं थे। आर्टिकल 39A हमको बताता है, इट प्रोवाइड इक्वल लॉ एंड फ्री लीगल हेल्प। अब ये क्या बताता है, इक्वल लॉ कैसे, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। पहले भी मैंने बताया था कि अगर आपके पास में इतनी इनकम नहीं है कि आप अपने लिए वकील कर सको, तो ये कौन करेगा आपके लिए, गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है कि अगर आप कहीं दोषी पाए गए हो तो आपको एक वकील रखने का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 39 हमको बताता है, इट प्रोवाइड, आर्टिकल 39 हमको क्या प्रोवाइड करता है, इक्वल लॉ एंड फ्री लीगल हेल्प।
अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 40 पर। आर्टिकल 40 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। आर्टिकल 40 इम्पोर्टेंट है। एवरी स्टेट शुड हैव द प्रोविजन ऑफ पंचायत एंड इट्स बॉडीज। सारी यानी प्रत्येक राज्य में पंचायती राज्य होंगी और उनकी संस्थाओं का भी प्रावधान होगा। लेकिन प्रत्येक राज्य में राजस्थान एक ऐसा पहला स्टेट था, लिखते चलना, राजस्थान एक पहला ऐसा स्टेट था जिसने लागू किया था ये पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, तभी आपने देखा है सभी जगह अभी पंचायत बहुत सारी स्टेट में है, लेकिन एक्सेप्शन में लिखोगे, अपवाद में लिखोगे कि दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पंचायत नहीं है। और सबसे पहले पंचायत, पहला ऐसा राज्य, पहला एक ऐसा स्टेट जहाँ पे पंचायती राज बनाया गया वो था राजस्थान। ठीक है, और इसे कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। ठीक है, आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताता है प्रोविजन ऑफ पंचायत एंड इट्स बॉडीज। पंचायत यानी पंचायती राज्य और उसकी संस्थाओं का प्रावधान हमें बताता है। तो ये सबसे पहले चालू कहाँ हुआ था? राजस्थान में। और कब चालू हुआ, कब लागू किया गया राजस्थान में? 2 अक्टूबर 1959 यानी 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू हुआ था। और राजस्थान के भी नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पंचायती राज यानी ग्राम में पंचायत का प्रावधान गांधी जी चाहते थे कि हर राज्य में एक पंचायत हो, लेकिन अंबेडकर का कहना था कि अगर ये होगा तो क्या होगा, सब लोग एक सर, इधर में क्या होगा, आपस में डेमोक्रेसी नहीं होगी, सब लोग अपने अपने लिए काम करेंगे। सरकार अगर 100 रुपए प्रोवाइड करेगी तो जो गरीब लोग हैं उन तक वो 100 रुपए नहीं पहुंच पाएंगे प्रॉपर तरीके से, उनका विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन गांधी जी जो थे, जो पंचायती राज व्यवस्था के फेवर में थे, उनका कहना था ठीक है, अगर 100 रुपए पूरे किसके पास, लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन कम से कम 30-40 रुपए तो पहुंचेंगे। और कोई अगर अच्छा व्यक्ति आ गया या फिर कोई समाज कल्याण के कार्य करने वाला व्यक्ति आ गया तो वो क्या है, गांव की प्रोग्रेस कराएगा। इसलिए पंचायती राज को गांधी जी ने प्रमोट किया था। तो राजस्थान का एक पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को यानी पंचायत और उसकी बॉडीज को अपनाया था। और राजस्थान के भी नागौर जिले से ये स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 40, इसको जरूर पढ़ना। नेक्स्ट आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 हमको बताता है राइट टू गेट वर्क। राइट टू गेट वर्क यानी कार्य पाने का अधिकार। क्या है? इसी में ही हमने लिखा है दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क टू द सिटीजन्स। राज्य का ये कर्तव्य है कि नागरिकों को वो रोजगार के अवसर प्रदान करे। ठीक है, अब सभी के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करती है सरकार, समय समय पर वैकेंसीज निकालती है, लेकिन अगर नहीं करें तो क्या हम इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ठीक है, ये राज्य की पॉलिसी पर निर्भर करेगा, उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। उसने कह दिया कि भाई तुम्हारा, आपका इस चीज मतलब किसी भी टीचिंग एग्जाम की इतनी वैकेंसी निकलेंगी, लेकिन उतनी प्रॉपर उसने वैकेंसी नहीं निकाली। उसने निकाली केवल, मान लो उसने वादा किया 17,000 का और निकाली केवल 10,000, तो क्या इसके लिए कोर्ट जा सकेंगे? हम नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो डीपीएसपी क्या है, ये पूरी तरीके से किस पर निर्भर करती है? स्टेट पर निर्भर करता है, स्टेट की पॉलिसीज पर निर्भर करता है कि वो अपने नागरिकों को ये देना चाहेगी या नहीं। ठीक है, तो रोजगार के अवसर वो प्रदान करेगी। लेकिन अगर कोई बूढ़ा है, व्यक्ति है, तो क्या उसको इक्वल मिलेगा राइट? नहीं मिलेगा, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति, उसमें इतना कार्य करने की क्षमता नहीं है ना। अगर कोई विकलांग है, मान लो कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति है, तो क्या आप उसको, हैंडीकैप्ड व्यक्ति को भी सेम वर्क दोगे? जो दोनों का काम है कि आपको यहाँ से वहाँ बोरी पे सामान, बोरी ले जाके ऊपर 3rd फ्लोर पे चढ़ानी है, क्या दोगे? नहीं, है ना, आप उनके लिए अलग व्यवस्था करोगे। तो ये बुढ़ापा, ये एक्सेप्शन में आ जाते हैं ये चीजें कि नागरिकों को रोजगार तो प्रदान करें, लेकिन अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है या विकलांग व्यक्ति है तो उनके लिए आप अलग तरीके से रोजगार की व्यवस्था करोगे, अलग तरीके से उनके लिए जॉब प्रोवाइड करोगे। उनको, कोई बूढ़ा व्यक्ति है लेकिन अगर वो काम कर रहा है तो उसको छोटे मोटे काम दे सकते हो, बैठ के कोई वर्क दे सकते हो, है ना। कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसके लिए भी आप उसकी एबिलिटी का वर्क दे सकते हो, है ना।
ये चीजें आएगी, ये बात बताएगा आर्टिकल 41 कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क टू द सिटीजन। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी कैसी कि वो काम वो लोग कर सके। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 42 पर। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क। अब ये क्या बताता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वे नागरिकों को कार्य के लिए न्याय संगत और माननीय दशाएं भी उपलब्ध कराए। ठीक है, न्याय संगत कैसी होंगी? अब कोई अगर महिला है, ठीक है, और वो मान लीजिए वर्क कर रही है, और वो काम अगर मेंटली वर्क होगा तो महिलाएं ज्यादा अच्छे से कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेहनत का काम है या जिसमें आपको मतलब परिश्रम ज्यादा लग रहा है, काम ज्यादा है, तो वो काम अपॉर्चुनिटीज महिलाओं को नहीं दी जाएगी। महिलाओं को कौन सी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं? जो वो वर्क कर सके, है ना। नेक्स्ट इसी में ही लाइन लिखी हुई है, A state should also provide maternity facilities, यानी महिलाओं को भी मैटरनिटी फैसिलिटीज उपलब्ध कराना और लोगों के लिए क्या करना, एक ह्यूमन कंडीशंस, मतलब वो माहौल तैयार करना जिसमें वो वर्क कर सके, सभी के लिए इक्वल हो और सब कैसा वर्क कर सके, ह्यूमन कंडीशंस टू वर्क, मतलब न्याय संगत होनी चाहिए, मतलब किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई अगर मजबूर है या फिर किसी को ज्यादा जरूरत है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन में अपवाद में हम लिख सकते हैं कि हम उसको थोड़ा कम काम दे सकते हैं, थोड़ा जो वो कर सके। मान लो कोई बीमार है तो क्या उससे हम वही काम करवाएंगे? नहीं, उससे कह देते हो ना, आप भी कह देते हो कि बैठ जाओ, अरे बैठ के कर लो ये काम। तो ये क्या है, आर्टिकल 42 बताता है कार्य करने के लिए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आर्टिकल 43 हमें बताता है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस फॉर द वर्क, कि मिनिमम वेजेस की राज्य का कर्तव्य है कि कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी मेहनताना प्रदान करे। आपने देखा है सरकार गवर्नमेंट क्या करती है, न्यूनतम मेहनताना मजदूरी से मतलब ये है मनरेगा के कार्यक्रम उसमें निश्चित कर दिया है कि मनरेगा कार्यक्रम में कि इतना आपका पर डे, आपको अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी अगर 8 बजे से स्टार्ट हो रही है और शाम के 6 बजे खत्म हो रही है, तो मिनिमम आपको 400 रुपए प्रतिदिन का प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेट क्या है, मजदूरी जो मेहनताना वो दे रही है, वो न्यूनतम वेजेस उस व्यक्ति को काम के लिए प्रदान किया जाएगा। वो आप किसी का भी काट नहीं सकते, हमने पहले भी पढ़ा है कि आप किसी के भी पैसे काट नहीं सकते, जबरन उससे वर्क नहीं करा सकते, और उसकी एबिलिटी के अनुसार ही आप उसे वर्क दे सकते हो। नेक्स्ट इसमें है आर्टिकल 43A, यानी ये भी बाद में जोड़ा गया है, टू एंश्योर द एनवायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये क्या बताता है, जो औद्योगिक संस्थान है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, वहां पे कर्मचारियों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। कर्मचारियों की सहभागिता कैसे सुनिश्चित होगी कि कर्मचारी प्रॉपर एनवायरनमेंट में काम करें और सबके लिए इक्वल लॉ हो। अगर आप सेम प्रोसेस पे यानी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको जो भी लीड कर रहा है आप उसके अंडर वर्क करोगे और क्या करोगे, उसके लिए आपको इक्वल पैसे प्रदान किए जाएंगे, सही पैसे उसके लिए मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 44, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको भी, आर्टिकल 44 को, द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये क्या बताता है, राज्य का कर्तव्य बताता है। राज्य की परिभाषा आप समझ रहे हो, राज्य किसको बोला गया है, राज्य का टर्म क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पॉलिटी की भाषा में राज्य किसको बोला जा रहा है, राज्य का कर्तव्य है कि राज्य में यानी अपने स्टेट में या जहाँ पे भी वो जो पूरा उनका विभाग है उसमें समान नागरिक संहिता लागू करे। समान नागरिक संहिता क्या होगा, यानी प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को एक जैसा न्याय मिले, ठीक है। इसे क्या बताया गया है, DPSP में रखा गया है। लेकिन क्या है, इसको आजादी के बाद कभी फॉलो नहीं किया गया था, क्योंकि हमारे पास में जब कॉर्नवालिस आया था, हमने पढ़ा है, तो वो लेके आया था एक हिंदू लॉ एक्ट अलग लेके आया था और एक मुस्लिम लॉ एक्ट अलग लेके आया था, ठीक है। तो ये क्या है, आजादी के बाद हमने कभी इसे फॉलो तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि हमारे पास क्या है, हिंदू लॉ एक्ट अलग है, एक हिंदू जो
क्या कहते हैं कानून व्यवस्था है वो अलग है, और मुस्लिम लॉ एक्ट अलग है। आपने देखा ना वो मुस्लिम लोग कभी भी फतवा जारी कर देते हैं कि ये तो हमारे उसमें है नहीं, ये तो हम बिल्कुल रखेंगे ही नहीं। तो ये क्या है, लॉ एक्ट दोनों के अलग अलग बना दिए गए हैं। इसलिए अभी हमने इसको, जो ये आर्टिकल 44 है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको अभी लागू नहीं किया गया। लेकिन इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, गोवा बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा पहला ऐसा राज्य बना, हु अप्लाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया। ठीक है, लिख लो, गोवा बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु अप्लाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, गोवा बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा became the first state of India who applied uniform civil code। ठीक है, यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, गोवा बना। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 वही है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर टू द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, यानी 6 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ये हम आर्टिकल 21A में भी पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ा था कि 6 वर्ष तक के, 6 से 14 वर्ष तक के उसमें पढ़ा था। इसमें आर्टिकल 45 में बताया गया है 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 हमको पता था, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट। डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट, यानी अनुसूचित जाति और जनजातियों का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास कैसे करते हैं, जैसे किसी किसी चीज में उनको फॉर्म भरने में, या फिर आप बोलते हो एजुकेशन में, सब में उनको राइट्स देते हैं कि आप इतने नंबर लाओगे तो फिर आपको इसमें सिलेक्शन होगा, या फिर आपका कम रखा जाता है प्राइसेस। तो क्या दे रहे हैं वो आपको, डेवलपमेंट के अवसर दे रहे हैं। ट्राइब्स के लिए भी, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी, जनजातियों के लिए भी यही चीज रहती है, उनको शिक्षा के अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो अपने कार्य अच्छे से कर सकें, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तो ये हमको बताता है डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कौन सा आर्टिकल बता रहा है, आर्टिकल 46। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 47 पे, सॉरी, टू मेंटेन द पब्लिक हेल्थ a state can ban any food or liquid item to maintain the public health, यानी लोक कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज के स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए राज्य किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। पेय पदार्थ तो समझ ही रहे होंगे कि किस पे लगेगी, लिक्वर पे, है ना, शराब पे प्रतिबंध लगेगी। तो ये क्या बताता है कि मेंटेन पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है, आपने पता है बिहार में अभी शराब पर प्रतिबंध लगाए तो कहीं भी पकड़ी जाती है तो सीधे जेल होती है। और गुजरात भी एक ऐसा राष्ट्र है, ये दोनों, बिहार और गुजरात दोनों ड्राई स्टेट कहे जाते हैं। ठीक है, किसके लिए, पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, किसी भी फूड आइटम को या लिक्विड आइटम को आप बैन कर सकती है। ठीक है, आपने देखा है फूड आइटम, जब पहले मैगी पे भी प्रतिबंध लगा था कि उसमें ही केमिकल्स हैं, ये है, तो मैगी आना कम हो गई थी, सबने खाना बंद कर दी थी, है ना। तो ये क्या करती है, फूड और लिक्विड आइटम्स को क्या कर सकती है, बैन कर सकती है। ये किसके लिए है, ये स्टेट की पॉलिसी पर निर्भर करता है, और किस वजह से करेगी, पब्लिक हेल्थ की वजह से, पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने की वजह से। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 48 पर। ठीक है, आर्टिकल 47 हमने पढ़ लिया, आर्टिकल 48, एक सेकेंड, आर्टिकल 48, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंटिफिक प्रोसेस।
हाँ जय, तुमको समझ में आ गया, हमने देख लिया तुम्हारा कमेंट। आर्टिकल 48 डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंटिफिक प्रोसेस। कृषि पशुपालन वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास करें। ठीक है, पहले क्या हुआ था, कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक प्रणालियों की बात की गई थी। तभी देखा, पहले हम लोग हल से खेती करते थे, फिर धीरे धीरे हम ट्रैक्टर पे आए। अब हमने और अपने आप को एडवांस कर लिया है, अपनी बहुत सारी क्या है वैज्ञानिक तकनीकें, साइंटिफिक प्रोसेस लेके आए हैं, जिससे हम अपनी खेती को अच्छा कर सके, है ना। अच्छा, अब इसके बाद में बेटा आर्टिकल 48A जोड़ा गया। ठीक है, संविधान संशोधन का आर्टिकल 48A, जिसमें भी आगे A B C D आगे लगा रहता है, यानी वो बाद में ऐड किए गए हैं। आर्टिकल 48A हमको बताता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ये बेटा बाद में जोड़ा गया है। ये किया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके, इसको जोड़ा गया है 48A को। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ, यानी पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को बताया गया है। किससे ऐड किया गया है ये लिख सकते हो, ये जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है। किससे एडिट किया गया है ये, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है। अच्छा 46 बोल दिया, 42 है। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है बेटा, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, यानी छोटा संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि उसके तहत बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द नेशनल मॉन्यूमेंट। अब ये राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा प्रदान करे। आपने देखा है, अगर आप कहीं पे भी जाओगे, ये तो किस में आ गई है आपकी नेशनल मॉन्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी तो है, आप सब जगह घूमने जा सकते हो, लेकिन क्या इसकी दीवारों वगैरह को जगह जगह वो गंदा करके आते हो, या फिर वहां जाके आप आजकल लाल किले पे जाओ और वहाँ टिकटॉक वीडियो बनाओ, तो वो अक्सर क्या करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं आजकल, है ना। तो ये क्या है, आर्टिकल 49 है, क्या करती है, जो राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा प्रदान करती है, उसको मेंटेन करने का काम करती है, उसको संरक्षण करने का काम करती है, उसको अच्छी तरह रखने का काम करती है। तो ये आर्टिकल 49 कहलाता है। क्या इसमें ड्यूटी बताई गई है स्टेट की कि नेशनल मॉन्यूमेंट को, यानी राष्ट्रीय स्मारकों को सुरक्षा प्रदान करें। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 50 पर। इन पब्लिक सर्विस दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब राज्य का क्या कर्तव्य बताया गया है कि वे लोक सेवाओं में, यानी पब्लिक की सेवा में क्या करे, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करे। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है, अगर कार्यपालिका न्यायपालिका एक हो जाती है तो क्या होता है, जो लॉ आता है वो सही नहीं आता। जब आपने लॉर्ड इम्पे के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लॉर्ड इम्पे ने क्या किया था, दोस्ती कर ली थी, और वहां पे जुडिशरी क्या हो गई थी, गलत हो गई थी, गलत न्याय देने लगा था, और अपने अपने कार्य में अपने अपने उसमें कार्य करने लगा था, मतलब अपने हिसाब से काम कराने लगा था ना लॉर्ड एम्पे से वो। तो इसलिए आर्टिकल 49 हमको आर्टिकल 50 हमको क्या बताता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को लोगों की सेवा के लिए, या फिर स्टेट क्या करे, सेपरेट करे एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को, दोनों अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करें। यानी अगर एग्जीक्यूटिव है तो वो कार्य कर रही है, तो वो क्या है, अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़े, और न्यायपालिका उसमें अगर कुछ गलती होती है तो ही अपना डिसीजन दे। ठीक है, दोनों मिलके अगर काम करेंगी तो क्या होगा, सही डिसीजन लोगों के लिए नहीं होगा। मिलके तो करें, लेकिन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। अब हम पढ़ते हैं लास्ट आर्टिकल 51, द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस। अब ये राज्य का कर्तव्य है कि वो आंतरिक और बाह्य शांति को भी, यानी बाहरी शांति को भी बनाए रखे। ठीक है, आर्टिकल 51 हमको बताता है टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस, यानी दोनों तरफ शांति आपको बनाए रखनी है। ऐसा कोई काम नहीं करना, या हिंदू मुसलमान नहीं करना,
किसी के धन पे आक्षेप नहीं करना, जातिगत मतलब टिप्पणी नहीं करना, जिससे क्या हो, देश में आंतरिक और बाहरी अशांति पैदा हो। अब हम इसमें अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आर्टिकल 51 तक हमने पढ़ लिया, सारे आर्टिकल्स हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन हम इसमें एक्सेप्शन कल पढ़ेंगे और इसमें जो भी चीजें बची हैं वो आपको कल समझाया जाएगा। तो आर्टिकल 4 हमने पढ़ लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको बोला गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोला गया है, वो हमने पढ़ लिया। ये पार्ट 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें हमने पढ़े आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इसको क्या बताते हैं, ये वेलफेयर ऑफ स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताते गए हैं। यानी जो भी संविधान के भाग 4 में राज्य, यानी राज्य आप समझ रहे हो, राज्य टर्म पॉलिटी में क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जो अपने नागरिकों के लिए राज्य को निभाने चाहिए या राज्य को प्रोवाइड करने चाहिए अपने नागरिकों के लिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेट के लिए बताई गई, यानी जो आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है वही हम यहाँ पे रखेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। कल हम इसमें पढ़ेंगे जो एक्सेप्शन दिए हैं और किसने, जो जब संविधान बना तो किसने इसके लिए क्या कहा, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले हमने पढ़ा ये भाग 4 में, और इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये पूरी तरीके से किस पर निर्भर करता है, स्टेट पर, यानी राज्य पर निर्भर करेगा। राज्य की परिभाषा वही है जो हमने कहाँ पढ़ी है, 12 आर्टिकल 12 में पढ़ी है, वही आएगी इसमें राज्य की परिभाषा। और इसके लिए आप कहाँ नहीं जा सकते, कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट में इसके लिए आप नहीं जा सकते। ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको ये चीजें प्रोवाइड करे या ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए DPSP आप रिवाइज करना, कुछ डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, ओके।